हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कोमल और आप हैं कोमल एजुकेशन हब चैनल पे। जैसा कि अपने पहले वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें हमने जो 6th क्लास की जो सिविक्स की बुक का जो फर्स्ट चैप्टर का आधा पार्ट कंप्लीट किया था, आज अपन अपना बचे हुए चैप्टर को सेकंड पार्ट में मैं लेके आ रही हूँ और अपन उस बचे हुए चैप्टर को भी जल्दी से फिनिश करेंगे। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज़ मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ में आप अपने खुद के नोट्स भी बनाते रहना, ताकि आपको जब आप इसे रिवीजन करने बैठे हैं तो आपको जल्दी से कम टाइम में फटाफट से सारा कुछ एकदम से रिमाइंड हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप अपनी वीडियो को आगे मूव करते हैं। तो कल तक अपन ने पढ़ा था कि जो केरला और लद्दाख है, जो दो एग्जाम्पल्स और दो आर्ट्स कंट्री के यहाँ पे लिए गए हैं आपको डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें से पहला वाला पार्ट है लद्दाख। अब लद्दाख क्या है कि लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जो लद्दाख है वो एक ऐसा डेजर्ट है जो माउंटेन्स के अंदर है, ईस्टर्न पार्ट जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर का जो ईस्ट वाला एरिया है, वहाँ के जो माउंटेन्स के अंदर ये लद्दाख है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इट इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। बहुत कम एग्रीकल्चर यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे रेन अच्छी खासी होती नहीं है, क्योंकि पूरे साल यहाँ पे ये पूरा लद्दाख का जो एरिया है ये स्नो से कवर्ड रहता है, बर्फ़ से कवर्ड रहता है। यहाँ पे बारिश इतनी नहीं होती है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज़ दैट कैन ग्रो इन द रीजन, और यहाँ पे बहुत कम ट्रीज़ यहाँ पे उगते हैं। यहाँ का जो वेजिटेशन है वो बहुत लो है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ, और पीने के पानी तक के लिए भी यहाँ के जो लोग हैं वो जो गर्मियों के दिन होते हैं उनका इंतज़ार करते हैं, ताकि क्या हो कि जो स्नो है वो मेल्ट हो जाए, उन्हें थोड़ा सा पीने का पानी मिले। People here keep sheep, and the sheep in this region are the special because they produce pashmina wool. अब यहाँ के जो पीपल्स हैं वो शिप को रियर करते हैं, शिप को पालते हैं, ताकि शिप को पालने का मतलब ये है कि शिप रियर करते हैं ताकि शिप से उन्हें वुल मिले, और वुल से वो अपना जो वर्क है, जो अपना ऑक्यूपेशन, जो उनका जॉब है, वो आगे वो परफॉर्म कर सकें। क्योंकि जो वुल है उससे वो क्या बनाते हैं, दिस वुल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। इस वुल से जब वो गर्म कपड़े, जो पश्मीना शॉल है वो बनाते हैं, उस जो पश्मीना शॉल है वो बहुत ही मनी उन्हें देती है, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है अच्छी खासी मार्केट में सेल होती है। उस द पीपल इन द लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वुल ऑफ द शिप एंड सेल दिस टू द ट्रेडर्स ऑफ द कश्मीर। अब जो लद्दाख के पीपल है इस वुल को अच्छे से कलेक्ट करने के बाद में जो कश्मीर के जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, उन्हें सेल कर दिया जाता है। और फिर जो व्यापारी लोग हैं वो पश्मीना वुल जो शॉल है उससे पश्मीना शॉल बनाते हैं। आर चीफली वोन इन द कश्मीर, और कश्मीर में उसे बनाया जाता है। द पीपल ईट मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। अब जो पीपल है वो मीट, मिल्क के प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि चीज़ हो गया, बटर हो गया। ईच फैमिली ओन सम गोट्स, काउज एंड याक काउज। जो हर वहाँ पे जो फैमिली वहाँ पे रहती है वो बकरियों को, गायों को, जो याक काउज होती हैं उन्हें पालती हैं। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract a share of the traders. It was considered a good trade route as it many passes through which caravans travels to what is today called Tibet. These caravans carried textiles and spices, raw silk and the carpets. अब क्या होता है कि जो लद्दाख है, जो डेजर्ट एरिया है, वो सिर्फ ट्रेडर्स के लिए ही नहीं गुड माना जाता है, वो उनके ट्रेड रूट्स के कारण भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कारवांस ट्रैवल करते हैं। कारवांस क्या होते हैं, कारवां वो होते हैं जो इन ट्रेड रूट्स के थ्रू टेक्सटाइल और स्पीसीज़ को, रॉ सिल्क को, कारपेट्स को एक जगह से दूसरे तरफ ले जाने में काम आते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे
बुद्धिज्म रीच तिब्बत विया लद्दाख। अब जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म एक तरह का रिलीजन है जो लद्दाख में तिब्बत के थ्रू ही पहुंचा है। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लिटिल तिब्बत। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here। अब जो इस्लाम है वो यहाँ पे 400 साल पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था और यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन लद्दाख के अंदर रहती है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग लद्दाख में ज़्यादा पाए जाते हैं। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच एंड ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। अब लद्दाख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सॉन्ग्स और पोएम्स का ट्रेडिशन है जो कि वो ओरली बोलते हैं। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म एंड संग बाय बोथ द मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। यहाँ पे जो लोकल वर्जन है, जो यहाँ के जो लोकल लोग गाया करते हैं, जिसका नाम है केसर सागा, वो यहाँ पे जो मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोग रहते हैं वो यहाँ पे मिलके इसको यूजुअली गाते हैं। ये था लद्दाख के बारे में। जैसा कि आपने क्या देखा इस लद्दाख वाले में कि लद्दाख का एरिया बहुत डिफरेंट है। यहाँ के जो ट्रेड रूट्स हैं वो उन्हें अच्छा बनाते हैं, जहाँ से कारवांस ट्रेवल करते हैं, ये कौन सी साइड में है, ये सारी चीज़ें लद्दाख के बारे में थी। अब इसमें केरला के बारे में दे रखा है कि केरला एक ऐसा स्टेट है जो साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया के यहाँ पे है। केरला जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर के यहाँ पे केरला पड़ता है इंडिया के। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। अब जो केरला है वो एक साइड से तो सी के यहाँ है और दूसरी तरफ से वो हिल्स के उधर है। अ नंबर ऑफ स्पीसीज लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डामन्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। अब यहाँ पे स्पाइसेस को बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, जैसे कि होगी काली मिर्च, लौंग, जो इलायची हो गई, ये सारी जो आपकी जो हिल्स होती हैं यहाँ पे इनको उगाया जाता है। इट इज़ द स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन an attractive place for the traders. Jewish and Arab traders were the first to come here। ये स्पाइसेस ही एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो यहाँ के जो ट्रेडर्स थे, जो पहले जूइश और अरब ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो यहाँ पे आए थे इन्हीं स्पाइसेस के लिए और इन्हीं स्पाइसेस को लेने के लिए। The apostol of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago। जो apostol Christ सेंट थॉमस है, इनके बारे में ये माना जाता है कि ये यहाँ पे स्पाइसेस के लिए 2000 साल पहले आए थे एंड इज़ क्रेडिटेड विद द ब्रिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। और यही एक ऐसे इंसान है जो क्रिश्चियनिटी को इंडिया के अंदर लेके आए थे। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। बहुत सारे जो अरब ट्रेडर्स हैं वो भी यहाँ पे आए और यहीं पे रहने लग गए। इन बतूता who traveled here a little less than 700 years ago। अब जो इन बतूता है वो भी एक तरह का ट्रैवलर था जो 700 ईयर्स मतलब कि 700 साल पहले यहाँ पे आया था। रोड अ ट्रेवलूग इन विच ही डिस्क्राइब द लिव्स ऑफ द मुस्लिम। और उसने एक ऐसी बुक लिखी जिसमें उसने मुस्लिम्स के बारे में बताया है। एंड सेज दैट देयर वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। और ये भी उसमें बोला गया है कि जो मुस्लिम है वो एक हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को ड गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। अब जो पोर्टुगीज़ हैं उन्होंने जो सी का रूट, जो समुद्र का इलाका है इंडिया से, जो यूरोप से होता हुआ इंडिया आता है, वो गामा है, वास्को ड गामा है, वो जब यहाँ पे शिप के थ्रू इंडिया आए थे तब उन्होंने ये सी रूट को डिस्कवर किया था। Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as the Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism। अब इन्हीं सारे बहुत सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस के कारण जो केरला के पीपल है वो यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि जुडाइज्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, हिंदुज़्म हो गया, बुद्धिज़्म। मतलब इसके लाइन का मतलब ये है कि ये सारी जो कम्युनिटी रिलीजन के लोग हैं वो केरला के अंदर रहते हैं। द फिशिंग नेट यूज हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट एंड ऑल्सो कॉल्ड द चीना वाला।
अभी आपके जो फ़िशिंग नेट मतलब कि जो फ़िश की जो नेट है जो समुद्र में फ़िश को पकड़ने के लिए काम आती है, वो एग्जैक्टली जो चाइनीज़ फ़िशिंग नेट है उसकी तरह दिखती है। जहाँ पे चाइना के अंदर जो फ़िशिंग नेट यूज़ की जाती है ना उसकी तरह दिखती है। जहाँ पे चाइना की फ़िशिंग नेट को क्या बोला जाता है, चीना वाला। इस चीना वाला की तरह हम यहाँ की केरला की फ़िशिंग नेट भी वैसी ही दिखती है। इवन द यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, यूज़ फॉर फ्राइंग इज़ कॉल्ड द चीना चाटी। और जो बर्तन जो फ्राइंग के लिए तलने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसे बोला जाता है चीना चाटी, केरला के यहाँ पे। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम द चाइना। और ये माना जाता है कि जो चीन वर्ड है ये चाइना के वहाँ से आया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजोरिटी ऑफ द पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। अब यहाँ की जो उपजाऊ ज़मीन है, फर्टाइल लैंड मतलब कि उपजाऊ, जहाँ पे फर्टाइल लैंड क्या होती है, ऐसी ज़मीन जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी हो, तो वहाँ की जो क्रॉप है वो भी बहुत उपजाऊ होती है। तो यहाँ की जो फर्टाइल लैंड है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो राइस की, चावल की ग्रोइंग के लिए, चावल की एग्रीकल्चर के लिए, उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो चावल, मछली और सब्जियां ही खाते हैं। अब इस पेज पे While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, अब जैसा कि आपने इसमें देखा कि जो केरला और लद्दाख है उन दोनों के जोग्राफिकल फीचर्स है वो एक दूसरे से बहुत अलग है। तो ये चीज़ भी आपको डाइवर्सिटी बता रही है कि इंडिया एक है पर इंडिया के अंदर भी दो ऐसे स्टेट है जो आपस में कितने अलग हैं। द हिस्ट्री ऑफ द बोथ रीजन्स हैव सीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस। और इनकी जो हिस्ट्रीज़ हैं इन दोनों की जो हिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने इन स्टेट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस सिमिलर किया है, बट लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से फॉलो किया है। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस बाय द चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। दोनों ही जो रीजन्स हैं वो चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस हुए हैं। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउ फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द लद्दाख एंड इट्स वुल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स। अब केरला के यहाँ पे चाइनीज़ और अरब क्यों आए थे, स्पाइसेस के लिए, जबकि लद्दाख में वुल के लिए और ट्रेडिंग पर्पज़ से लद्दाख के यहाँ पे चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स आए थे। Thus, history and geography are often tied in the cultural life of the region. The influence of diverse culture is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from one place for work, and with each move our cultural tradition and the way of life slowly become the part of the new place we are. Similarly, in our own neighborhoods, we live close to the people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives and customs and tradition. इस पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि हमारा जो कल्चर है वो लोगों की लाइफ में, लोगों के पास्ट को ही नहीं, लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। हम आज की जो लाइफ जी रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम जो वर्क करने जाते हैं वो भी हमारे जो कल्चर ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ही हम वर्क करते हैं। नाउ द लास्ट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। अब इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि वो हमारे लिए एक सोर्स है स्ट्रेंथ का, ताकत का। व्हेन द ब्रिटिश रूल इंडिया, जब ब्रिटिश ने इंडिया पे रूल किया था, वुमेन एंड मैन फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर टू अपोज देम। तो जितने भी औरतें थे, जितने भी बच्चे थे, जितने भी आदमी थे, वो चाहे वो दूसरे कल्चर से थे, रिलीजन से थे, रिचुअल से थे, पर फिर भी वो सब एक साथ आए थे सिर्फ इसलिए ताकि वो ब्रिटिश को अपोज कर सके। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड। अब इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें बहुत सारे 1000 पीपल्स ने अपना अपना योगदान दिया है, जबकि वो अलग अलग बैकग्राउंड से आया करते थे। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, दे वेंट इनटू द जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। वो उन सब ने एक साथ वर्क किया, एक साथ वो जेल भी गए, बहुत सारे अलग अलग तरीके उन्होंने खोज निकाले
और किए ताकि वो ब्रिटिश को अपोज कर पाए। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिवाइड करने के लिए इंडिया को ये पॉलिसी अपनाई थी कि वो इंडिया को डिवाइड कर देंगे। दे वर सो डिफरेंट एंड दे कंटिन्यू टू रूल दैम, बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी अनटिल यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने ये सोचा था कि इंडिया के लोग कितने अलग अलग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम उनको आसानी से तोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे। पर फिर भी इंडिया ने ये बता दिया कि चाहे हम अलग हों, हम दिखते अलग हों, हमारी लैंग्वेज अलग हो, हमारे बैकग्राउंड्स अलग हो, हमारा कल्चर अलग हो, हमारा रिलीजन अलग हो, हमारा खान पान अलग हो, पर फिर भी उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बैटल लड़ने के लिए डाइवर्सिटीज़ होने के कारण भी वो एक साथ एकजुट हुए। This song was sung after the Jallianwala Bagh massacres in the Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of the unarmed. ये जो एक सॉन्ग है ये इस बुक में बताया है कि ये जो सॉन्ग तब गाया गया था जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो अमृतसर में हो चुका था, जहाँ पे जो निहत्थे लोग थे उन पे एकदम से गेट बन के फायरिंग चालू कर दी गई थी। Peaceful people killing many, woundings even more. Men and women, Hindu, Sikh, and Muslim, rich and poor, had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of the brave people. उस वहाँ पे बहुत सारी औरतें, आदमी, हिंदू, सिख, मुस्लिम, अमीर, गरीब सारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पे आए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, और वहाँ पे ये सॉन्ग उन्होंने गाया था ऐसे लोगों के लिए जो कि इंडिया के लिए ब्रेव पीपल हुआ करते थे। उनकी याद में, उनकी रिस्पेक्ट में उन्होंने ये सॉन्ग जलियांवाला बाग इंसिडेंट गाया था। जलियांवाला बाग इंसिडेंट होने के बाद में ये सॉन्ग उन्होंने गाया था। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect of diversity. अब ये जो सॉन्ग्स हैं, जो सिम्बल्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, ये तब इमर्ज हुए थे जब हम फ्रीडम स्ट्रगल को लड़ रहे थे, और यही दोनों जो चीज़ें हैं वो हमेशा हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे यहाँ पे कितनी सारी डाइवर्सिटी है, तो भी हम उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए हमारी कंट्री को रिस्पेक्ट करते हैं। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या आपको इंडियन स्टोरी की क्या आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है? इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर। हमारा जो फ्लैग है वो एक सिंबल की तरह यूज़ हुआ था, एक प्रोटेस्ट सिंबल की तरह यूज़ हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ जब हम जंग लड़ रहे थे। In this book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. एक जो बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप याद रखिएगा। अगर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की जो बुक है ये यूजुअली क्वेश्चन में पूछी जाती है कि ये किसने लिखी है, या क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जवाहरलाल नेहरू ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस बुक में एक कोट किया है कि इंडिया की यूनिटी ऐसी नहीं है जो किसी ने बाहर से उस पर थोपी है, बजाय कि इंडिया की यूनिटी लोगों के अंदर से ही आती है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ द बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन इंकरेज। इस लाइन का मतलब ये है कि बहुत सारे बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं जो अलग अलग हैं, पर फिर भी उन्हें माना जाता है, उन्हें एक्नॉलेज किया जाता है, उन्हें इंकरेज किया जाता है, ना कि दबाया जाता है। इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री। और नेहरू ही, जो जवाहरलाल नेहरू जी ही थे जिन्होंने जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी नाम का ये जो वर्ड है, जो ये सेंटेंस है, ये फ्रेज किया था और हमारे पूरी कंट्री को एक इस वर्ड के अंदर डिस्क्राइब किया था कि इंडिया के अंदर विभिन्न विभिन्न लोग होने के बाद भी लोगों में एकता है, जो एकता ज़रूरत पड़ने पे वो साथ में आके अपने देश के लिए लड़ने के वक्त दिखाते हैं। सो दोस्तों, ये मेरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का, जो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। नाउ
ये जो क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं इनके एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगी। तो आप इनको अपने खुद के राइटिंग में, खुद के लैंग्वेज में लिखिएगा। तो जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिलेगी और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।